हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार पुनः क्लास 10th का केमिस्ट्री का यानी कि चौथे चैप्टर का कार्बन एवं उसके यौगिक का अगला पड़ाव आज हम लोग देखेंगे। ये छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही मस्त होगा और इसमें आप लोगों को बहुत सारी सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ों को। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और ये छोटा सा फैमिली है, इस फैमिली को बढ़ाने की भी कोशिश कीजिए। आप लोगों का कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन ही हम लोगों का बल है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कि हम लोग ऑर्गेनिक में कार्बन के बारे में बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। एकल बंध कब बनेगा, द्विबंध, त्रिबंध, ऐसे बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है। देखिए, पहला काम मैं पहले से इसलिए लिख दिया हूं कि कम समय में ही ज्यादा टॉपिक हम लोग देख सकें। देखिए, कार्बन के जो यौगिक होते हैं, यानी कि कार्बन के जो यौगिक होंगे वो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, यानी कि जिसमें कार्बन उपस्थित आता हो। जैसे मेथेन हो गया, CH2 हो गया, ऐसे कर कर, क्योंकि उसमें कार्बन ऑलरेडी उपस्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में, यानी कि इसमें अन्य तत्व, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? अन्य तत्व कौन कौन आ सकता है? जैसे नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा और फिर कौन हो जाएगा? फास्फोरस आदि भी होते हैं। मतलब कार्बन के अतिरिक्त और भी अन्य तत्व आ सकते हैं इनमें। दूसरी चीज, कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? सहसंयोजी, यानी कि जो बंध बनाता है, इस बात को समझना है, जो बंध बनाता है वह किस प्रकार का बनाता है? तो सहसंयोजी बंध बनाता है, ठीक है। लेना देना, ठीक है। तो प्रारंभ में यह पाया गया, ये बात देखने वाली चीज है कि प्रारंभ में यह पाया जाता था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीव जंतु या पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। कहां पाए जाते हैं? या तो पेड़ पौधे में पाए जाएंगे, जीव जंतु, ठीक है, में ही पाया जाता है। इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों को हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। ये पहले था बट आज नहीं है। अब इसमें देखेंगे कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, ये भी सोचने वाली बात है। तो प्रारंभ में, ठीक है, किसी कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जाता था। क्या किया जाता था? प्रयोगशाला में नहीं, ये ज्ञात ही नहीं था, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता था। जबकि खनिज के रूप में हमें मिलता था, ठीक है, ये भी याद रखना है। खनिज के रूप में यौगिकों में प्राप्त होता था। किसमें? यौगिकों में प्रयोगशाला में बनाया जाता था। दूसरी चीज, तब हमारे साइंटिस्ट वर्जिलियस आए। देखिए, वर्जिलियस साइंटिस्ट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये कब आए थे? तो 1815 में आए थे। कितने सन में आए थे? अगर सन हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? 1815। फिर मैं बता रहा हूं, वर्जिलियस पहली बार 1815 में आए और जैव शक्ति के बारे में उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि जैव शक्ति केवल जीवधारी नहीं, ये कह रहे हैं कि जैव शक्ति केवल जीवधारियों में उपस्थित होता है। ये उन्होंने लोगों ने कहा। किसने? वर्जिलियस ने कहा कि केवल जीवधारियों में उपस्थित होता है, यह जीवन के लिए अनिवार्य शक्ति है। यानी कि इस शक्ति की होना बहुत जरूरत है किसी भी जीवधारी के लिए, ठीक है। किसी भी जीवधारी के लिए अनिवार्य रूप से यह उपस्थित होना चाहिए उस जीवधारी के लिए। तो ये हम लोगों ने कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को देखा, जैव शक्ति सिद्धांत देखा। आप इसको नोट करें तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जब हम लोग इतना देख लेंगे तो ये तो प्रारंभिक अवस्था थी। इस वर्जिलियस के ही एक छात्र थे, ध्यान से सुनिएगा, वर्जिलियस के ही एक छात्र थे, फ्रेडरिक होलर। नाम याद रखना है। क्या नाम है? फ्रेडरिक होलर। ये किसके छात्र थे? तो वर्जिलियस के। फिर मैं बोल रहा हूं, वर्जिलियस के ही छात्र थे फ्रेडरिक होलर। उन्होंने अपने शोध में, हाँ एक चीज और, ये 1815 में आए और ये 1828 में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? अमोनिया, बहुत अच्छी चीज है अमोनिया, ठीक है,
और प्लस, यानी कि उन्होंने क्रिया कराया, अमोनिया को लिया और हाइड्रोजन साइनाइड को लिया। ठीक है, चलिए लिया और इसको क्रिया कराया। ठीक है, क्रिया कराने के बाद इन्होंने क्या बनाया था, तो अमोनियम साइनेट बनाया। यानी कि जब इन्होंने क्रिया कराया तो अमोनियम NH4OCl, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम साइनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेडरिक होलर ने, अब कार्बनिक यौगिक किसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है। कौन उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। तो ये तो हमारे फ्रेडरिक होलर ने ये कल्पनात्मक चीजों को बनाया था। फिर इसी के बाद उन्होंने अमोनियम साइनेट को पुनः उन्होंने क्या किया था, गर्म किया था, NH4OCl को, और उन्होंने क्या किया, गर्म किया। जब इन्होंने इसको गर्म किया तो यूरिया बना, पहली बार बना था। कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक था जो हमारे प्रयोगशाला में पहली बार बनाई गई थी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूरिया। यूरिया कैसे बना, भाई सूत्र होता है, तो देखना, NH2CO NH2, ये पहली बार बना था, कहां, प्रयोगशाला में। ठीक है, लेकिन इसके बाद ही कोल्बे आए। कौन आए, कोल्बे आए, ये भी याद रखना है। कौन आए थे, कोल्बे। ठीक है, कौन आए थे, तो कोल्बे। इसके बाद फ्रेडरिक होलर के बाद पहले वर्जिलियस आए 1815 में, फिर 1828 में कौन आए, होलर आए, फिर कोल्बे आते हैं 1845 में। कितने में आते हैं, 1845 में। और उन्होंने और भी नई तकनीकी निकाली। ठीक है, कौन, तो कोल्बे। अभी इरेज कर लेता हूं पहले इसको। चलिए, तो वो आए, तो उन्होंने क्या किया, कोल्बे ने 1845 में 3 चीजों को लिया। किसको किसको, पहला कार्बन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन। इन तीनों की उपस्थिति में उन्होंने पहली बार क्या बनाया था, एसिटिक अम्ल बनाया था। क्या बनाएगा, एसिटिक अम्ल। जब इसका सूत्र लिखा गया तो CH3COOH होता है, जिसमें हम लोगों ने यह देखा कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन, इनके अतिरिक्त तो कोई अन्य नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीजें ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कार्बन हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है, फिर हाइड्रोजन हो जाता है, इनसे मिलाकर ही। ठीक है, और उसके बाद बर्थोले साहब आए। याद रखना है, पहले हमारे वर्जिलियस आए, वर्जिलियस के एक शिष्य थे फ्रेडरिक होलर, और उसके बाद से कोल्बे साहब आए 1845 में या 1828 में आते हैं। इन्होंने क्या किया था, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से उन्होंने एसिटिक अम्ल बनाया। उसके बाद से आता है बर्थोले। कौन आते हैं, बर्थोले। और बर्थोले साहब जब आते हैं तो उन्होंने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन लिया। किसमें, कार्बन और हाइड्रोजन, इससे मिलाकर उन्होंने मेथेन बना दिया। क्या बना दिया, मेथेन बना दिया। याद रखना है, बर्थोले साहब आए तो उन्होंने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन की सहायता से क्या बना दिया, मेथेन बना दिया। ठीक है, अब जो ही मेथेन बना, याद रखना है,
मेथेन बना, तो जैव शक्ति का क्या हो गया, समाप्त हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत क्या हो गया, समाप्त हो गया। कब, जब बर्थोले ने कार्बन और हाइड्रोजन के मिलाकर मेथेन का निर्माण किया था, तब जैव शक्ति क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आप इसे नोट करो। तो देखते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होती है, वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से संयुक्त होकर बने होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना, बाकी उसमें कोई दूसरा एलिमेंट ना हो। तो जैसे, ये तो समझने वाली चीज नहीं है, बहुत आसान है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, कार्बन पहले ले लेते हैं मेथेन, यानी कि CH4, देखने वाली चीज है। एथिलीन, देखना मैं जितना भी लिखूंगा जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, C2H4, एसिटिलीन, C2H2, ये तीनों यौगिक, जैसे एथेन, C2H6, ब्यूटेन, C4H10, क्या है, टोटल जितना हम लोगों ने लिखा है सब हमारे क्या है, तो हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर, यानी कि जो यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना रहता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग देखते हैं श्रृंखलन। ठीक है, तो देखिए श्रृंखलन का मतलब ये होता है कि जब से, अब जैसे बन रही है श्रृंखला, तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलाकर कई बहुत लंबी श्रृंखला बना लेते हो। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हो, जैसे यहां से लेकर यहां तक एक लंबी श्रृंखला, जैसे ट्रेन की पटरी की जो श्रृंखलाएं होती है वो बहुत लंबी होती हैं। उसी प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो यौगिक का निर्माण करते हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। ठीक है, श्रृंखलन बोलते हैं। जैसे देखो, श्रृंखलन का मतलब ये हो जाएगा, श्रृंखलन जैसे अब एक कार्बन है तो ये मेथेन में एक ही कार्बन है। जैसे हम लोग को लिखना हो पेंटेन, क्या लिखना हो, पेंटेन, देखना इससे एक लंबी श्रृंखला बनेगी। कैसे, तो देखना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। इससे पहले हमने बता दिया है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और वह 4 अलग अलग श्रृंखला से जोड़ सकता है, 4 अलग अलग तत्वों से, 4 एक ही तत्वों से जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो। तो इसमें हम देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि हमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को देखना है। तो ए बाहर का है तो इसको 3 दे देते हैं। ठीक है, इस चौथा इस कार्बन से कर लेगा तो इसका 1 कंप्लीट हुआ, एक किससे कंप्लीट कर लिया तो 2 हाइड्रोजन और मिल जाएगा। इसे 2 हाइड्रोजन 2 तो एक किससे कंप्लीट करेगा, इसे 2 हाइड्रोजन 2 तो किससे कंप्लीट करेगा, इसे 2 हाइड्रोजन 2 तो किससे कंप्लीट करेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये एक प्रकार की श्रृंखलन है, यह श्रृंखला है जो बहुत लंबी लंबी बन रही है। हाँ, अब देखो श्रृंखला एक ये भी हो सकता है, जैसे एक कार्बन ऐसे, फिर यहां कार्बन, फिर यहां कार्बन, फिर यहां कार्बन और यहां पर एक कार्बन ऐसे जोड़ लिया जाए, तो यह भी एक लंबी श्रृंखला बन सकता है। एक श्रृंखला और बन सकता है जैसे ऐसे, ध्यान से देखो सब लोग, देखो ये भी एक लंबी श्रृंखला है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन यूज हुए हैं, इसमें कई कार्बन यूज हुआ है, 5 कार्बन हुआ है, इसमें भी 5 कार्बन हुआ है। तो इस तरीके की जो भी श्रृंखला बनती है वो श्रृंखलन हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, श्रृंखलन। अब देखो श्रृंखलन 2 प्रकार की हो जाती है, एक बंद श्रृंखलन होती है, एक खुली श्रृंखला होती है। ठीक है, ये भी याद रखना है,
एक खुली श्रृंखला होती है, एक बंद श्रृंखला होती है। तो पहले आप इसको देखो, तब मैं उसको समझाता हूं। टॉपिक लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, उसको आप लोग देख लेना, अच्छे से लिख लेना, मैं बस उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो श्रृंखला हमारे पास दो प्रकार का होगा, एक होगा खुली श्रृंखला और एक होगा बंद श्रृंखला। कौन होगा? बंद श्रृंखला। ठीक है, खुली श्रृंखला कब होगी और बंद श्रृंखला कब होगी? खुली श्रृंखला का मतलब केवल कार्बन परमाणु आपस में मिलकर किसी बंद आकृति का निर्माण न करते हो। जैसे देखना, यहां पर मैं लिखता हूं खुली श्रृंखला, ठीक है, और इधर मैं लिखता हूं बंद श्रृंखला। ठीक है, ये खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला का मैंने नाम लिख दिया। इसमें हम आकृति बनाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि चार कार्बनों से मिलकर ऐसे हमने क्या किया, आकृति बनाया और संरचना कीजिए। जो भी यौगिक है उसकी हमने क्या की, संरचना कीजिए। क्या कहीं भी 1 2 3 कार्बन मिलकर आपस में किसी बंद आकृति, जहां से कोई दूसरा उसमें अंदर ना जा पाए, बंद आकृति है? नहीं है। एक और बनाते हैं। नहीं है ना, इसमें कहीं बंद आकृति दिख रहा हो? नहीं है। लेकिन अब यदि अगर हम ऐसा बनाते हैं, ध्यान से देखना है, इसे इरेज करता हूं, और ऐसा अगर बनाया जाए, ऐसा, तो क्या होगा? ये तो बंद श्रृंखला है ना, कहीं से दूसरा एलिमेंट इसमें घुस पाएगा? या किसी अन्य एक कार्बन दूसरे कार्बन के अतिरिक्त किसी दूसरे से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। और बंद आकृति भी बना है तो कार्बन से बना है। तो हम श्रृंखलन भी देखेंगे तो दो तरीके से, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला का मतलब ओपन चेन बनता हो, लंबी श्रृंखला बनती हो, छोटी श्रृंखला बनती हो, लेकिन खुली हुई। बंद श्रृंखला का मतलब 3 से भी हो सकता है, जैसे ऐसे, ये भी बंद श्रृंखला है, ये भी बंद श्रृंखला है, ये भी बंद श्रृंखला है। ठीक है, ये टोटल क्या है? ये बंद श्रृंखला। ये क्या है? खुली श्रृंखला है, क्योंकि इसमें कार्बन और कार्बन आपस में मिलकर कभी बंद श्रृंखला का निर्माण नहीं करते। इसमें कार्बन और कार्बन मिलकर बंद श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लो, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ये सब हम लोगों ने देखा। ठीक है, जैव शक्ति का सिद्धांत हम लोगों ने देखा। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए थे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी अपना निश्चित देते रहें। ठीक है, धन्यवाद।